नमस्ते, मैं हूं सुमति। वेलकम टू विस्पर्स ऑफ डेड। 1960 की मुंबई एक फास्ट ग्रोइंग सिटी थी जहां दिन में हसल और रात में कियोस हुआ करता था। लोग अपनी जॉब्स, अपनी स्ट्रगल्स, अपनी फैमिली में बिजी रहते थे और इन सारी व्यस्तता के बीच किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि इस शहर की रातों में एक आदमी घूम रहा है, इतने कामली, इतनी शांति के साथ, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे उसे पता हो कि उसे कोई रोक या पकड़ नहीं सकता। रमन राघव, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मुंबई के स्लम एरिया में डर की हवा फैल जाती थी। एक किलर जो मुंबई के सबसे वल्नरेबल सेक्शन को टारगेट करता था, वो लोग जो चैन से फुटपाथ पर सो रहे होते थे, इस उम्मीद में कि सुबह की रोशनी उनकी आंखों में फिर चमकेगी। लेकिन राघव के लिए रात एक हंटिंग ग्राउंड था। उसके हाथ में एक आयरन रॉड या हेवी स्टोन और कुछ ही सेकंड्स में जिंदगी का चैप्टर क्लोज। उसका कोई भी मोटिव नहीं था, वो रॉबरी नहीं करता था और न ही उसका उन विक्टिम्स के साथ कोई कनेक्शन, कोई लिंक। वो विक्टिम्स उसके लिए बिल्कुल ही अनजान थे। चुपचाप बस मार देना। मुंबई पुलिस कंफ्यूज्ड, पब्लिक टेरिफाइड, सिटी का रिदम एकदम ही रुक चुका था। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है। कहते हैं राघव ने इससे ज्यादा लोगों का कत्ल किया है, बट द पॉइंट इज राघव है कौन और उसने ऐसा किया क्यों? राघव आखिर सीरियल किलर बना क्यों? इन सारी चीजों को जानने के लिए चलिए हम आपको राघव की जिंदगी में थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। रमन का बचपन स्टेबल नहीं था। रमन राघव एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ जहाँ पे लाइफ ऑलरेडी बहुत टफ थी। उसके घर में उसे प्यार, वार्मथ या इनोसेंस जैसी चीजें कभी नहीं मिली। दोस्त के झगड़े, पैसों की कमी और घर की टेंशन, इन सारी चीजों ने एक छोटे से बच्चे के अंदर परमानेंटली इनसिक्योरिटी पैदा कर दी। बचपन में जो इमोशनल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए रमन को, वो कभी भी नहीं मिली और इसी ने रमन को दुनिया से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट कर दिया। स्कूल भी उसके लिए सेफ प्लेस नहीं था। टीचर्स उसे बहुत स्लो समझती थी, वही स्टूडेंट्स या उसके क्लास फेलोज उसे बहुत ही वियर्ड, तो वो भी उससे बात नहीं करते थे। टीचर्स कभी ये बात समझ ही नहीं पाई कि वो बच्चा स्लो नहीं है बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। जब बचपन में बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो वो दुनिया को रिस्पेक्ट करना सीख ही नहीं पाता है या शायद करना ही नहीं चाहता है फिर। और ये पैटर्न रमन में बहुत यंग एज से दिखने लगा। रमन मोस्टली अकेला रहता था घर में, क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, तो उससे बचने के लिए वो घंटों घंटों अकेला घूमता रहता स्लम्स में, गलियों में, बस उससे दूर, उस फियर और इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहने के लिए वो चुपचाप अकेले बैठा रहता कहीं भी और लोगों को चुपचाप ऑब्जर्व करता। वो ज्यादा बोलता नहीं था। उसके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बिल्ड होता जा रहा था। लोनलीनेस एक पॉइजन होती है और रमन का दिमाग धीरे धीरे उस पॉइजन से भरता जा रहा था। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उसके घर का एनवायरनमेंट काफी टॉक्सिक था, वहाँ बहुत ही ज्यादा झगड़े होते थे, तो उसने उस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए स्ट्रीट्स को ही अपना घर बना लिया था। बट वहां पर उसने कुछ ऐसी चीजें सीखी जो शायद एक बच्चे को कभी नहीं सीखनी चाहिए, जैसे कि पेटी क्राइम्स, वायलेंस सर्वाइवल का पार्ट है और इमोशंस की लाइफ में कोई जगह नहीं होती। और वो ग्रेजुअली इमोशनली नम होता गया। टीनेज तक आते आते रमन में कुछ अलार्मिंग साइंस दिखने लगे, जैसे कि बिना वजह गुस्सा हो जाना, लोगों को बेवजह घूर के देखते रहना, खुद से ही बातें करना, उसके बिहेवियर में सडन शिफ्ट्स आना और दिन भर घर से गायब रहना। आज के टाइम पर शायद कोई साइकियाट्रिस्ट इन सारे सिम्टम्स को स्किज़ोफ्रेनिया की अर्ली स्टेज बोल सकता है, पर तब के इंडिया में मेंटल हेल्थ के लिए कोई अवेयरनेस नहीं थी। लोग ऐसे सिम्टम्स को पागल बोल के इग्नोर कर दिया करते थे। रमन की लाइफ में कोई दोस्त नहीं था, कोई पार्टनर नहीं था, उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं था। किसी भी ह्यूमन बीइंग को सॉफ्ट बनाने के लिए रिलेशनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रमन के पास वो सॉफ्टनिंग फैक्टर्स कभी था ही नहीं। स्लोली उसकी आइडेंटिटी क्रम्बल हो गई और वो अपने आप को समझना भी बंद कर चुका था। जब तक वो अपनी 20s में पहुंचा, उसके अंदर एक परमानेंट एम्प्टीनेस सेटल हो चुकी थी। जब इमोशंस नम हो जाते हैं तो वायलेंस बिकम एन इजी आउटलेट। उसने स्लोली पिटी क्राइम्स करना स्टार्ट कर दिए, जैसे स्टीलिंग, फाइटिंग, इंटिमिडेशन। उसने जेल के भी कई चक्कर लगाए, लेकिन हर बार जब वो जेल से निकलता तो और ज्यादा टूट के निकलता। इसकी वजह से उसका माइंड और ज्यादा अनस्टेबल और अग्रेसिव होता गया। उसकी इमोशनल डेथ एक रियलिटी बन चुकी थी और फिर वही डार्कनेस एक दिन एक्सप्लोड हुई इनटू अ सीरीज ऑफ मर्डर, जिसने पूरी मुंबई को हिला के रख दिया।
रमन की जो पर्सनालिटी थी वो एक नॉर्मल क्रिमिनल जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका माइंड दुनिया से बहुत हटके चलता था। उसके दिमाग में लॉजिक से ज्यादा वायलेंस, इल्यूजन, फियर और डोमिनेंस का मिक्स चल रहा था। एक नॉर्मल रमन जो क्राउड में चुपचाप चल सकता था, इनोसेंट लग सकता था, एकदम ही इनविजिबल टाइप मैन जैसे, और दूसरा रमन जिसका कंट्रोल कभी कभी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता था, कोल्ड, वायलेंट, इमोशनललेस, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। लोग इसे स्प्लिट पर्सनालिटी भी कहते हैं, पर रियलिटी में ये एक स्किज़ोफ्रेनिक फ्रेगमेंटेशन थी, एक अनस्टेबल माइंड जो प्रेशर से क्रैक हो चुका था। जब किसी इंसान का बचपन लोनलीनेस, डर, फियर और रिजेक्शन के वेब में फंस जाता है तो दुनिया उसे एक बैटलफील्ड लगने लगती है। रमन को भी कुछ ऐसा ही लगता था, जैसे लोग उस पर नजर रख रहे हैं और पूरी दुनिया उसके खिलाफ है और वो सारे लोग उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये पर्सोना उसकी पर्सनालिटी का एक परमानेंट बैकग्राउंड नॉइज बन चुका था। उसको लगने लगा था कि अगर वो स्ट्रांग होगा तो उसे कोई हर्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए वायलेंस एक डिफेंस था, ना कि अटैक। सेल्फ मेड रूल जहाँ पे डोमिनेंस ही जीने का तरीका बन गया। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो रमन है वो मर्डर्स थ्रिल किलर नहीं करता था। उसके लिए मर्डर्स एक रिलीज थे, एक कंट्रोल का इल्यूजन था, एक वे ऑफ कामिंग द केओस इन हिज माइंड था। हम उसे एक एडिक्टिव पैटर्न भी कह सकते हैं। उसका माइंड ओवरलोड होता, वॉइसेस, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, तो वो मर्डर्स करता और वो सारी वॉइसेस उसके दिमाग में कुछ वक्त के लिए शांत हो जाते। वही शॉर्ट लिव्ड कामनेस उसकी सबसे डेंजरस एडिक्शन बन गई, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न था। तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अटैक करता जो उसे वीक लग रहे हों, जो अकेले हों, जिनके मरने या मिसिंग होने पे बहुत ज्यादा शोर ना मचे। ऐसे लोगों को मारकर वो अपने आप को बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता था, एज इफ ही वाज फ्लेक्सिंग हिज ब्रोकन आइडेंटिटी बाय ब्रेकिंग अदर्स। कुछ किलर्स मर्डर करके रिग्रेट फील करते हैं, बट रमन उनमें से नहीं था। एम्पैथी उसकी लाइफ से बचपन में ही डिलीट हो गई थी। उसके दिमाग में सिर्फ कैटेगरीज थी, जैसे कि सेफ, डेंजरस, टारगेट एंड दैट्स इट। जैसे कि हम लोग इमोशंस पे रिएक्ट करते हैं, वो वैसे ही पैटर्न्स पे रिएक्ट करता था। इनमें जो सबसे शॉकिंग पार्ट है इन सारी वारदातों का, इसकी रमन को खुद भी नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों करता था या वो ऐसा क्यों बन गया। जब वो पकड़ा गया एंड पुलिस ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता था, तो रमन ने सिर्फ एक जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। 1960s में मुंबई के स्लम्स में डेड बॉडीज मिलनी स्टार्ट हो गई। पैटर्न वही था, vulnerable victims, blunt objects, deep head injuries, no robbery and no motive। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। लोग कहने लगे एक आदमी आता है रात को, एकदम साइलेंटली चलता है और आज पता नहीं वो किसको मार के चला जाएगा। लोगों ने उसका नाम रख दिया रॉड वाला। He used to attack his victims with the iron rod or the brick। तो लोगों ने उसे रॉड वाला बुलाना स्टार्ट कर दिया। राघव का जो मर्डर स्टाइल था वो डिस्टर्बिंगली सिंपल था। विक्टिम्स को ऑब्जर्व करो, स्टोन या रॉड उठा लो, एक साइलेंट बट पावरफुल स्ट्राइक करो, देन मल्टीपल ब्लोज टिल द पर्सन डाइज। ये एक रिलीज जैसा लगता था उसके लिए। अगर हम ऑफिशियल विक्टिम्स की बात करते हैं तो वो 41 है। अगर हम क्राइम स्पॉट की बात करते हैं तो वो मुंबई के सियोन, मुतुंगा, कुर्ला, घाटकोपर, जोगेश्वरी के फुटपाथ एरियाज उसके फेवरेट हंटिंग ग्राउंड्स थे। लोग इन सारी चीजों से इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने फुटपाथ पर सोना बंद कर दिया। पुलिस ने बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग भी इंक्रीज कर दी, बट रमन हर बार उनके हाथों से स्लिप हो जाता। फिर एक बहुत ही बड़ा क्लू मिलता है पुलिस को। राघव का एक विक्टिम बच जाता है और वो डिस्क्राइब करता है राघव का होलिया, कि वो एक छोटी हाइट का इंसान है जो पतला सा है, जिसकी आंखें बहुत ही ज्यादा इंटेंस हैं। एंड दैट वाज द फर्स्ट रियल क्लू दैट मुंबई पुलिस एवर गॉट अगेंस्ट दैट मर्डरर, दैट सीरियल किलर। पुलिस पर बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर था। पब्लिक और मीडिया दोनों ही मुंबई पुलिस के सर पर चढ़े हुए थे इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए, बिकॉज यू नो ऑलरेडी बहुत सारे मर्डर्स हो चुके हैं। तो बहुत ही ज्यादा डर का माहौल मुंबई में फैला हुआ था। वो सारे चाहते थे कि जल्द से जल्द किलर पकड़ा जाए सो दैट वो सेफ फील कर पाए। अभी तक का पुलिस के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला था जिसके बिना पर वो किसी को भी गिरफ्तार कर पाए। एक इंसान का डिस्क्रिप्शन वाज अ क्लू, बट उनके पास कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे अभी तक, उनके पास कोई मर्डर वेपन नहीं था और ना ही उन्हें कोई कॉमन मोटिव नजर आ रहा था। अगर उन्हें कुछ मिल रहा था तो वो बस एक ही चीज थी, एंड दैट वर डेड बॉडीज। जो इंसान बच गया था उसने एक और चीज कंफर्म करी, एंड दैट वाज द किलर इज एक्सट्रीमली काम, emotionless and at the same time very extremely unpredictable। मुंबई पुलिस ने नॉन स्टॉप स्लम बेल्ट में रेड करी, बट राघव एक जगह कभी टिकता ही नहीं था।
पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा था, मीडिया प्रेशर बढ़ता जा रहा था, साथ ही बढ़ रहा था पब्लिक का गुस्सा। पुलिस इतना परेशान हो गई थी, उसको ये केस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर एक रात पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही थी तो उसने एक सस्पिशियस आदमी नोटिस करा। जब पुलिस उसके पास जाके उससे कुछ पूछती है तो वो बहुत ही वेग आंसर्स दे रहा था, बहुत ऑड बिहेव कर रहा था। प्लस उसका डिस्क्रिप्शन वैसे आदमी से मैच कर रहा था जो उस सर्वाइवर ने बताया था। उसकी हाइट कम थी, आंखें इंटेंस थी, प्लस वो एक पतला सा इंसान था। पुलिस ने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, रमन राघव। तब पुलिस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा आदमी ही मुंबई का मोस्ट वांटेड किलर है। पुलिस ने उसे एक वार्निंग देकर छोड़ दिया और उसके बाद मुंबई में किलिंग्स वापस से शुरू हो गई। मुंबई पुलिस इस गिल्ट में भी थी कि शायद उसने किलर को ही छोड़ दिया है। पुलिस ने जंगल्स, स्लम्स, फुटपाथ हर जगह स्कैनिंग करी। फाइनली घाटकोपर के पास पुलिस ने राघव को कॉर्नर करा और अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने राघव को अरेस्ट करा तो वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी वो ये सारे मर्डर्स को डिनाई कर देगा और बोलेगा कि नहीं, मैंने ये मर्डर्स नहीं करे। बट इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ। राघव ने ऑन द अदर हैंड बहुत ही कामली पुलिस वालों से बात करी। राघव ने उन्हें बताया कि वो उन लोगों को मार रहा था जो उन्हें देख रहे थे। He wasn't scared, he wasn't guilty, he wasn't emotional. राघव ने बहुत ही कामली मल्टीपल मर्डर्स पुलिस को डिस्क्राइब करे। वो उन्हें कैसे चूज करता था, कैसे स्टोन उठाता था, कैसे वो उन्हें मार देता था। पुलिस स्टंटेड थी, उसके फेस पर एक भी रिग्रेट का साइन नहीं था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे बहुत ही नॉर्मल आम बात चल रही हो। ये इतना अनयूजुअल और एबनॉर्मल बिहेवियर था कि पुलिस को साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी ही पड़ी और साइकियाट्रिस्ट ने रमन के अंदर डिटेक्ट करा क्रॉनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। ये सारी चीजें उसका डिल्यूजन थी। ही फेल्ट लाइक कि वो क्लीनिंग कर रहा है। वो लोग जिनका उसने मर्डर करा वो उसके एनिमीज हैं, जिन्हें खत्म करना उसके लिए बहुत ही जरूरी था। जब वो कोर्ट गया तो कोर्ट रूम में भी राघव का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा कोल्ड था। वो सीधा जज की आंखों में देख लेता, कभी कभी खुद से बातें करना स्टार्ट कर देता और कभी कभी एकदम चुप हो जाता, किसी बात का जवाब ही नहीं देता। इनिशियली कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया, बट उसके मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद वो डेथ सेंटेंस रिड्यूस कर दिया गया इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिकॉज ही वाज मेंटली अनफिट। राघव ने अपने जिंदगी का बाकी वक्त जेल के साइकियाट्रिक वार्ड में बिताया और उसी वार्ड में 1995 में उसकी किडनी फेलियर से डेथ हो गई। राघव की स्टोरी एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि एक डिस्टर्ब्ड माइंड, एक टॉक्सिक होम एनवायरनमेंट और एक अनट्रीटेड मेंटल इलनेस मिलकर सोसाइटी में एक मॉन्स्टर क्रिएट कर सकता है। That's all for the day. ये थी रमन की स्टोरी। हम ऐसे ही क्राइम एंड हॉरर स्टोरीज लेके अगले बुधवार दैट इज वेडनेसडे को फिर मिलेंगे 8 o'clock पे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।